गुड मॉर्निंग। हमने लास्ट लेक्चर में कहाँ तक पढ़ा? सेटी और पीटी के बारे में मापन के आधार पर पढ़ा। आज हम मापन के बाद में फेज के आधार पर ट्रांसफॉर्मर का वर्गीकरण पढ़ेंगे। ठीक है। फेज के आधार पर ट्रांसफॉर्मर का वर्गीकरण है। एक तो है हमारे पास सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर, क्लियर। नेक्स्ट जो हमने सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर और थ्री फेज ट्रांसफॉर्मर के बारे में पढ़ना है कि सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर क्या कार्य करती है और थ्री फेज ट्रांसफॉर्मर कहाँ काम में लिए जाते हैं। क्लियर। तो इसके बारे में ध्यान से देखना है। सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर हमारे पास 250 वोल्ट की क्षमता तक होते हैं। ओके। सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर कितने वोल्टेज तक होते हैं भाई? 250। ठीक है। सिंगल सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर 250 वोल्ट तक होते हैं। हम इनका उपयोग घरेलू कार्यों के लिए करते हैं ना भाई। उपयोग कहाँ करते हैं? तो आप कहेंगे टीवी रिसीवर, स्टेबलाइजर, ये 250 वोल्ट तक होते हैं। इसका उपयोग टीवी रिसीवर, स्टेबलाइजर और किसके रूप में किया जाता है भाई? बूस्टर के रूप में करते हैं। ये हमारे पास सामान्यतः स्टेप डाउन प्रकार के ट्रांसफॉर्मर ही होते हैं, स्टेप अप तो होते नहीं है। सामान्यतः किस प्रकार के ट्रांसफॉर्मर होते हैं? स्टेप डाउन। ठीक है। ओके। सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर के बाद में हम देखते हैं थ्री फेज ट्रांसफॉर्मर के बारे में।
यदि मैं सिंगल सिंगल फेज के मुझे सप्लाई लाके पावर बढ़ाऊंगा तो लागत क्या लगेगी, ज्यादा। इससे अच्छा है कि मैं 3 फेज को सिंक्रोनाइज करके एक साथ ट्रांसफॉर्मर, एक ही ट्रांसफॉर्मर स्थापित हो जाता है, उसे कहते हैं 3 फेज ट्रांसफॉर्मर। 3 अलग अलग फेज के द्वारा यदि आप पावर बढ़ाएंगे तो आपको देखोगे 3 अलग अलग लाइनें खींचनी पड़ेगी, 3 अलग अलग ट्रांसफॉर्मर लगाने पड़ेंगे, तो लागत मूल्य क्या हो जाएगा, ज्यादा। इससे अच्छा है कि आप उन तीनों ही फेज को एक साथ सिंक्रोनाइज कर दो। फिर उसके द्वारा स्थापना करने के लिए एक ही खंभे, एक ही प्रकार का खंभा चाहिए ना, और ट्रांसफॉर्मर भी कितना चाहिए, एक ही। तो ये हमारे पास 3 फेज ट्रांसफॉर्मर इसलिए आवश्यक हुआ। उस क्षमता के पारेषण व वितरण के लिए उच्च क्षमता के पारेषण वितरण के लिए 3 फेज ट्रांसफॉर्मर की आवश्यकता होती है। हम सिंगल सिंगल फेज के 3 ट्रांसफॉर्मर लगाएं, इसकी तुलना में 3 फेज का एक ही ट्रांसफॉर्मर लगाएं तो लागत मूल्य क्या हो जाएगा, कम। ठीक है। उम्र की तुलना में 3 फेज का एक ही ट्रांसफॉर्मर स्थापित करने से सिंगल फेज के 3 ट्रांसफॉर्मर की तुलना में 3 फेज का एक ही ट्रांसफॉर्मर स्थापित करने से लागत मूल्य कम हो जाता है। उच्च क्षमता के पारेषण वितरण के लिए 3 फेज ट्रांसफॉर्मर की आवश्यकता होती है। सिंगल फेज के 3 ट्रांसफॉर्मर की तुलना में 3 फेज का एक ही ट्रांसफॉर्मर स्थापित करने से लागत क्या हो जाएगी, कम। यह है स्टेप अप स्टेप डाउन, दोनों प्रकार के होते हैं। यह है स्टेप अप स्टेप डाउन, दोनों प्रकार के होते हैं। हो गया भाई, लिखो। अब 3 फेज ट्रांसफॉर्मर हम पढ़ेंगे संयोजन के बारे में, कि हमारे पास 3 फेज ट्रांसफॉर्मर का संयोजन कैसे कैसे होता है, स्टार स्टार स्टार, डेल्टा 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 या डेल्टा स्टार।
2 दिन से हमारी और बारिश की दोनों की टाइमिंग बराबर चल रही है। जैसे हम क्लास के अंदर बैठ जाते हैं बारिश स्टार्ट हो जाती है, और जब तक हम बाहर होते हैं तो एक बूंद भी नहीं होती है। कल नहीं थी, आज भी नहीं, आधे को बाहर हो रही है। हो गए भाई। इतना क्या लिखते, इतना तो मैंने नहीं लिखा, क्या लिख रहे हो? जल्दी करो भाई। अब हमारे पास जो संयोजन है, इसमें कोई सवाल बनता भी नहीं है खास। ये तो आपको बताया जाता है थ्री फेज क्यों काम में लेते हैं। खास सवाल ये उच्च पावर के लिए लेते हैं। सिंगल फेज में पावर ज्यादा होती नहीं है, थ्री फेज होती है तो पावर ज्यादा होती है। शर्त क्या है थ्री फेज की? वोल्टेज समान होने चाहिए, आवर्ती समान होनी चाहिए, फेज क्रम समान होना चाहिए। तो आपके पास मतलब फेज अंतर समान होना चाहिए ना, 120 डिग्री का, तो थ्री फेज का निर्माण हो जाएगा। थ्री फेज में हमारे पास इंपॉर्टेंट है संयोजन। तो संयोजन को देखते हैं। अब लिख लिया। अब है हेडिंग डालो, थ्री फेज ट्रांसफॉर्मर का संयोजन। सबसे पहला जो संयोजन है, अरे इतनी क्या हो गया? क्या चाहिए आपको, बैग चाहिए? नहीं, यहां से दिखता नहीं है। तुम इधर दिख जाओ, उधर से दिखेगा। और ये जो हॉल की डिजाइन पूरी है मेरे द्वारा की गई है। आप इसमें किसी भी कोने में बैठोगे तो कहीं ना कहीं से दिखेगा, दिखेगा जरूर, चाहे किसी भी जगह से। तो टीवी का सारा सेट उसी प्रकार लगाया गया है कि आपको किसी भी एंगल से, ऐसा नहीं है कि आपको कोई कोने में बैठ गए हो तो आपको ये दिखेगा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। केवल यहाँ पर इस खंभे के जस्ट पास वाली एक सीट होती है, वहां ये लफड़ा आया है, और कहीं नहीं आया है। स्टार स्टार संयोजन। अरे आवाज मत करो। तुम इतनी आवाज करो जैसे बारिश में तुम्हारे बाहर कपड़े सूख रहे हैं। वो होता है ना, तुरंत भाई जाओ लेके आओ। और अरे आपको क्या दिक्कत आ रही बाहर? कपड़े सूख रहे हैं, अब आप जाओगे कमरे तक तो गीले और हो जाएंगे। ये भी स्टार स्टार संयोजन। अब ध्यान रखना भाई, पहला स्टार है हमारे पास प्राथमिक वाइंडिंग कोड बताता है भाई। किसको बताता है? प्राथमिक। दूसरा स्टार है जो हमारे पास द्वितीयक वाइंडिंग को बताता है। ठीक बात है। तो हमारे पास प्राथमिक में भी स्टार है, द्वितीयक में भी स्टार। अब मैं एक तो आपका संयोजन करके दिखाऊंगा, बाकी बाद में और कोई संयोजन नहीं दिखाएंगे, लेकिन एक संयोजन कर देते हैं। ये मान लो ट्रांसफॉर्मर है।
3 फेज वाइंडिंग ऐसे ही होती है भाई। जैसे मान लो ये वाइंडिंग मैंने कौन सी की है भाई, स्टार स्टार। ये वाइंडिंग मेरे पास स्टार स्टार है। देख लो एक बिंदु पर तीनों वाइंडिंग आके मिली, इसमें भी एक बिंदु पर तीनों वाइंडिंग आके मिली। ये वाली हमारे पास प्राथमिक कहलाती है, ये वाली क्या कहलाती है, सेकेंडरी। ठीक है, ये हमारे पास प्राथमिक होती है, ये हमारे पास सेकेंडरी होती है। ओके, देखो कि हमारे पास प्राथमिक वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग है। यहां पर जो वोल्टेज आएगा वो है हमारे पास लाइन वोल्टेज, और धारा भी क्या होगी, लाइन धारा। कुंडली के एक्रॉस वोल्टेज होगा फेज वोल्टेज, और कुंडली में प्रवाहित धारा क्या होगी, फेज धारा। यही होता है ना भाई। और यहां पर बीच में जो प्राथमिक से सेकेंडरी में ट्रांसफर होता है उसे कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो के। प्राथमिक से सेकेंडरी में जाता है तो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो के ही काम आता है। यदि के का मान 1 से अधिक है तो स्टेप अप है, यानी कि इसमें चक्रों की संख्या ज्यादा है, इसमें चक्रों की संख्या क्या है, कम। यही तो होता है। तो एक से दूसरी कुंडली में जाएगा तो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। फिर यहाँ का भी फेज वोल्टेज और फेज धारा, और बाहर निकलोगे लाइन वोल्टेज और लाइन धारा। यही होता है। ट्रांसफॉर्मर के बाहर होता है वो लाइन होता है, अंदर क्या रहता है, फेज। ठीक है, प्राथमिक वाइंडिंग में लाइन वोल्टेज तो आप क्या लिखेंगे, VL। लाइन वोल्टेज तो VL ही लिखेंगे। ठीक है, तो प्राथमिक वाइंडिंग में फेज वोल्टेज बताओ क्या होगा। तो आप कहेंगे कनेक्शन कौन सा है, स्टार है, एक डेल्टा है। स्टार डेल्टा होता तो लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज के क्या होता है, बराबर। लेकिन ये हमारे पास क्या है, स्टार है, तो VL बराबर क्या है, √3 V फेज। इसका मतलब है V फेज बराबर क्या आएगा, VL बटा √3। सही बात है। तो आप लिखेंगे VL बटा √3। प्राथमिक वाइंडिंग में फेज वोल्टेज के बाद में हमारे देख लो उसमें ट्रांसफॉर्मर में द्वितीयक वाइंडिंग में फेज वोल्टेज होगा कि नहीं होगा। उसके बाद आता है हमारे पास द्वितीयक वाइंडिंग में फेज वोल्टेज। द्वितीयक वाइंडिंग फेज वोल्टेज क्या आएगा, जो प्राथमिक में है उसको ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो के से गुणा कर दो। तो आप कहेंगे VL बटा √3 गुणा क्या हो गया भाई, के। तो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो के से क्या कर दो, गुणा। ठीक है, अगला हमारे पास है द्वितीयक वाइंडिंग में लाइन वोल्टेज। तो लाइन वोल्टेज करोगे तो फेज वोल्टेज का कितना गुना होगा, √3 गुना। तो √3 गुना VL बटा √3 इंटू के, यही है ना। और √3 से √3 कैंसिल, VL गुना क्या है, के। तो हमारे पास प्राथमिक वाइंडिंग में लाइन वोल्टेज क्या है, VL। प्राथमिक वाइंडिंग फेज वोल्टेज क्या है, VL बटा √3। द्वितीय वाइंडिंग में फेज वोल्टेज क्या है, VL बटा √3 गुणा के, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो आ गया।
और द्वितीय वाइंडिंग लाइन वोल्टेज क्या, लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज का √3 गुना है, फेज वोल्टेज ये रहा, इसका √3 गुना क्या दिया गया। क्लियर। हमने एक वीएल लेके काम शुरू किया था, तो ये हमारे पास वोल्टेज हुआ। कुल मिला के हमारे पास जो सेकेंडरी में आउटपुट मिलेगा, तो वोल्टेज हमारे पास क्या रहेगा, उच्च रहेगा, और उच्च वोल्टेज उच्च शक्ति पर ही आराम से कार्य करेगा। करो इसको नोट। के क्या है, के कबूतर है। ट्रांसफॉर्मर के बारे में के अच्छा खासा पढ़ा गए हो ना, कहाँ थे तुम, छुट्टियों पे थे क्या। तो के आपकी कॉपी में लिखा हुआ क्या है, के ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, के बराबर N2/N1। क्यों आया, क्योंकि प्राथमिक वाइंडिंग की तुलना में सेकेंडरी वाइंडिंग में चक्कर ज्यादा है, तो के का मान 1 से ज्यादा होगा। प्राथमिक वाइंडिंग की तुलना में सेकेंडरी वाइंडिंग के चक्कर कम है, तो के का मान 1 से कम होगा। स्टेप अप है, डाउन है, ये कौन बताएगा, के बराबर होता है N2/N1। पढ़ा कि नहीं पढ़ा, सवाल 2 दिन किए कि नहीं किए, और आप के भूल गए, और अभी ट्रांसफॉर्मर ही चल रहा है। लिख ले भाई।
क्लियर है? ओके। सबसे पहला है कि ये जो आपने पढ़ा है इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? तो आप लिखना उच्च विभव व उच्च शक्ति के लिए। उसके बाद आता है फेज अंतर कह दो या कलांतर कह दो या फेज विस्थापन कह दो, एक ही बात है। फेज अंतर और फेज विस्थापन तो एक ही होता है। फेज अंतर होता है 0 डिग्री या 180 डिग्री। ये कह रहा है कि कोई सा भी हो सकता है। वो ऐसा है कि वो कह रहा है यदि मान लो जैसे ये जुड़ा हुआ है इसके साथ, वो कह रहा है इस प्रकार का जुड़ा हुआ है, तब तो 0 डिग्री है। यदि मान लो प्राथमिक वाइंडिंग में ये रहा स्टार और सेकेंडरी में डेल्टा ये रहा, इनमें अंतर कितना डिग्री आएगा? 180 डिग्री। तो वो कहता है कि 0 डिग्री आएगा कि 180 डिग्री आएगा, ये तो संयोजन पर डिपेंड करेगा। 0 डिग्री या 180 डिग्री। ठीक है, ओके। पहला तो हमने देखा था स्टार स्टार, दूसरा हमने क्या देखा था भाई? स्टार डेल्टा संयोजन। स्टार डेल्टा संयोजन क्या होता है? प्राथमिक क्या है भाई? स्टार। सेकेंडरी क्या है? डेल्टा। प्राथमिक स्टार है और सेकेंडरी क्या है? डेल्टा। ठीक है। अब सेकेंडरी डेल्टा है तो इसको पारेषण के लिए काम में लेंगे। उपयोग क्या है? स्टेप अप पावर ट्रांसफॉर्मर। पारेषण में काम आएगा। स्टेप अप है, स्टेप अप पावर ट्रांसफॉर्मर। ठीक है। इसमें जो फेज अंतराल है इसके बारे में ध्यान रखना भाई। 30 डिग्री लीडिंग है, 30 डिग्री लेगिंग है, तो ये प्लस माइनस 30 डिग्री है। ये लीडिंग भी हो सकता है, लेगिंग भी हो सकता है। आज तक एक सवाल आया जेवीवीएनएल में, उसने 30 डिग्री लेगिंग दिया था जबकि आंसर लीडिंग भी हो सकता है। वो इसके संयोजन पर डिपेंड करेगा। केवल निश्चित इतना ही होता है कि स्टार और डेल्टा में अंतर कितना डिग्री होगा? 30 डिग्री। निश्चित केवल इतना ही है कि स्टार और डेल्टा में अंतर कितना डिग्री आएगा? 30 डिग्री का। और वो 30 डिग्री का संयोजन ऐसा है कि जैसे मान लो ये है ना स्टार है, आगे बढ़ाओगे डेल्टा, मैं डेल्टा को इसके ऊपर बना देता हूं, बना दिया। टोटल कितना डिग्री होता है भाई? 60 डिग्री का। ये कितना डिग्री का है? तो आगे जाओगे फेज अंतराल बढ़ाओगे, कितना डिग्री फेज अंतर बनेगा? 30 डिग्री। अब 30 डिग्री का आगे बनेगा पीछे बनेगा, ये संयोजन पर डिपेंड करता है। इसलिए प्लस माइनस 30 डिग्री लिखना है, कोई लीडिंग लेगिंग नहीं लिखना। वहां पर जो 30 डिग्री लेगिंग दिया है उसको भूल जाना। 30% लीडिंग भी हो सकता है, 30% लेगिंग भी हो सकता है। स्टार डेल्टा के बाद में हमारे पास आता है तीसरा डेल्टा स्टार संयोजन। सेकेंडरी में क्या है? स्टार एक डेल्टा है भाई, स्टार। सेकेंडरी में स्टार है तो वितरण में काम में लिया जा सकता ना। सेकेंडरी में स्टार है तो 3 फेज का भी काम कर सकता है, सिंगल फेज का भी काम कर सकता है। इसलिए प्रयोग कहां करोगे? वितरण में। हेलो, शरीर दर्द कर रहा है? पेट जाओ जाओ।
इसका उपयोग उपयोग करते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर में। स्टेप डाउन है तो वितरण ट्रांसफॉर्मर ही होगा। इसका भी फेज अंतराल प्लस माइनस 30 डिग्री हो सकता है। चौथा संयोजन हमारे पास आया है, कौन सा? डेल्टा डेल्टा संयोजन। डेल्टा डेल्टा संयोजन। डेल्टा डेल्टा संयोजन क्या है बताओ भाई? तो आप कहेंगे प्राथमिक में भी डेल्टा, द्वितीयक में भी डेल्टा, तो इसे डेल्टा डेल्टा संयोजन किया जाता है। इसका उपयोग उच्च विभव, निम्न विभव व उच्च शक्ति के लिए। हाँ, तुम आ गए हो ना, अब तो आगे तुम हैंडल कर लोगे मामला। 0 डिग्री या 180 डिग्री। आज इतना जल्दी क्या काम आए हो? आप तो जनरली 8:20 पे आते हो। हाँ, जो टाइम पे आया उनके ऊपर बूंद ही नहीं लगी। पिछले 2 दिन से यही हो रहा है कि समय पे पहुंचो, नहीं तो भिगा दिए जाएंगे। 7:30 हो गए कि हाँ हो गए, ठीक है 7:35 भी स्टार्ट कर देते हैं। ये और कह रहा है एक बच्चा, ट्रांसफॉर्मर में वॉल्यूम कौन सी होती है? अरे वॉल्यूम वो वॉल्यूम नहीं होता है, तुम वॉल्यूम वाला आवाज वाला वॉल्यूम करते हो, ये वॉल्यूम होता है आयतन वाला। ट्रांसफॉर्मर वॉल्यूम कौन सी होती है? ट्रांसफॉर्मर आयतन तो होता ही है, जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचे होगी उसका आयतन नहीं होगा क्या? ये वॉल्यूम आयतन वाला वॉल्यूम है, ये आवाज बढ़ाने वाला वॉल्यूम नहीं है। और यदि तुम्हारा सवाल है, कोई इंग्लिश सीखने की कोशिश कर रहे हो कि ट्रांसफॉर्मर में ध्वनि कैसे निकलती है, तो वो है हमिंग। भाई यदि क्या अगर नया नया इंग्लिश सीखने की कोशिश करते हैं ना, तो ऐसा मामला हो जाता है। नए नए इंग्लिश में शब्द का पहचान नहीं होती ना, कौन सा शब्द लेते हैं। एक हमारे साथ में बैठा था, वो खाना खा रहे थे, उसने कहा कि सब्जी में लिक्विड कम है। मैंने कहा सब्जी में कौन सा लिक्विड होता है, जोड़ तो सुना है, इंग्लिश ही बोलने तो ग्रेवी कह दो, ये लिक्विड कहां से आ गया? तो नए नए इंग्लिश सीखते हैं तो ऐसी होती है। उनको पता नहीं होता प्रॉपर इसके लिए शब्द क्या है। तो बोलने में ये है भाई, यदि आप ध्वनि के हिसाब से पूछ रहे हो तो ट्रांसफॉर्मर ध्वनि कौन सी होती है? हमिंग। और पारेषण लाइन में जो धारा का प्रवाह होता है तो ध्वनि कौन सी आती है? हिसिंग। ध्यान रखना, आप तारों के नीचे से गुजरेंगे तो आपको इस प्रकार की आवाज रहेगी, तो हिसिंग कहलाएगी। और ट्रांसफॉर्मर में जो आवाज निकलेगी उसमें वाइब्रेशन है, और आप हमिंग बोलेंगे ना तो आपके शरीर में भी क्या रहेगा? वाइब्रेशन। ऐसे याद रह जाएगा, कंफ्यूज नहीं होंगे। हमिंग किस में आएगा? ट्रांसफॉर्मर।
हम बोलेंगे तो क्या होगा, अभी वाइब्रेशन आता है ना, उतना ही हल्का ट्रांसफॉर्मर में वाइब्रेशन आता है, जो मैग्नेट्रॉन का हम देखेंगे आगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट क्या आएगा, कम लोड के कारण ध्वनि उत्पन्न होगी। और कोरोना प्रभाव के कारण जो ध्वनि आती है वो कहलाती है हिसिंग। तो तारों से जो ध्वनि आती है ना, वो कौन सी आती है, हिसिंग ध्वनि। डेल्टा डेल्टा संयोजन उपयोग है निम्न विभव एवं उच्च शक्ति के लिए, फेज अंतराल 0 से 180 डिग्री। क्लियर, ओके। बढ़िया, अगला लो। अगला हमारे पास है स्टार इंट्री स्टार, या डेल्टा इंट्री स्टार। स्टार एंट्री स्टार या डेल्टा एंट्री स्टार। सबसे पहली बात है, स्टार एंट्री स्टार देखोगे तो बताओ प्राथमिक वाइंडिंग कौन सी है, स्टार। सेकेंडरी वाइंडिंग क्या है, एंट्री स्टार। डेल्टा एंट्री स्टार देखोगे तो प्राथमिक वाइंडिंग क्या है, स्टार। सेकेंडरी वाइंडिंग क्या है, एंट्री स्टार। इंटर स्टार संयोजन सदैव कौन सी वाइंडिंग में होता है, सेकेंडरी में, कभी भी प्राइमरी वाइंडिंग में नहीं हो सकता। तो पहली बात है, एंट्री स्टार होता ही क्या है, स्टार वाइंडिंग में नंबर ऑफ टर्न बढ़ा देते हो, जिससे क्या अर्थिंग करना थोड़ा सा आसान है। जहां अर्थिंग करना मुश्किल है ना, वह वोल्टेज शून्य नहीं किया जाता है, उसको शून्य करने के लिए आपको अतिरिक्त टर्न बढ़ाने पड़ते हैं, उससे हम क्या कहते हैं, एंट्री स्टार। स्टार के अंदर अतिरिक्त टर्न बढ़ा देते हो, उसे हम क्या कहते हैं, एंट्री स्टार। तो ये अर्थिंग के लिए करना काम में लेना होता है। अर्थिंग प्राथमिक में होती है, सेकेंडरी पर होगी, सेकेंडरी पर, इसलिए एंट्री स्टार सदैव कहां पर होगा, द्वितीयक वाइंडिंग। इंटर स्टार वाइंडिंग सदैव द्वितीयक होती है। इंटर स्टार वाइंडिंग सदैव द्वितीयक होती है, ठीक है। दूसरा, हमारे पास एंट्री स्टार वाइंडिंग तो समझ गए, कौन सी हमारे पास एंट्री स्टार वाइंडिंग, सेकेंडरी, यानी कि द्वितीय वाइंडिंग है वो कौन सी है, एंट्री स्टार। इंटर स्टार स्टार वाइंडिंग में 15.5% चक्रों की संख्या बढ़ा दी जाए तो एंट्री स्टार का निर्माण हो जाता है। ठीक है, स्टार वाइंडिंग में 15.5% चक्रों की संख्या बढ़ा दी जाए तो किसका निर्माण हो जाता है भाई, एंट्री स्टार का निर्माण हो जाता है। ठीक है, अब हमारे पास है कि इसका उपयोग कहाँ करते हैं, पथरीली व रेतीली स्थान पे जहां अर्थिंग करना मुश्किल है। जहां अर्थिंग करना कठिन है। अगला हमारे पास है आपने एक नाम सुना होगा, वीवी संयोजन। आपको दो फोटो आई क्या आपके पास, वो पेन ड्राइव लो, वीवी संयोजन या
ओपन डेल्टा संयोजन। वीवी संयोजन या ओपन डेल्टा संयोजन। वीवी संयोजन को आप इतना ऐसे समझें, देखो ये हमारे पास संयोजन क्या कहलाएगा, डेल्टा। ये संयोजन क्या है, डेल्टा। अब इस डेल्टा संयोजन में तीन फेज में से एक फेज खराब हो जाइए। अब तो फेज बचे कितने हैं भाई, दो, एक ये दूसरा ये, एक ये दूसरा ये, और ये बन क्या गया, वी वी बन गया ना। तो वीवी संयोजन किससे बनेगा, डेल्टा संयोजन से। डेल्टा का एक मुंह क्या हो जाएगा, खुला हो जाएगा, इसलिए इसका अन्य नाम क्या है, ओपन डेल्टा संयोजन। हुआ क्या है कि डेल्टा संयोजन में तीन फेज में से एक फेज खराब हो जाता है, तो किसका निर्माण हो जाएगा, वीवी संयोजन। ठीक है, डेल्टा संयोजन में तीन फेज में से एक फेज खराब होने पर बन गए वीवी संयोजन। अब आप सोचोगे पीछे दो वाइंडिंग है, तो ये आउटपुट हमें 2/3 66.66% दे देगा। तीन थी तो 100% देगा, तो दो होगा तो इतना दे देगा, लेकिन ये इतना आउटपुट है नहीं देता, ये देता 1/√3 यानी 57.7%। ये एक इंपॉर्टेंट और सवाल पूछेगा, अब ये कितना प्रतिशत वोल्टेज या कितने प्रतिशत कार्य करेगा, तो ये अपनी दक्षता का 57.7% कार्य करेगा। पूर्ण क्षमता का कितना कार्य करेगा, 57.7%। ये है पूर्ण क्षमता का 57.7% को, या 1/√3 को, बात एक ही है। कार्य करता है। निम्न विभव है निम्न शक्ति के लिए इसको काम में लिया जाता है। देखो बाहर ही है ना, निम्न विभव है निम्न शक्ति के लिए इसको काम में लिया जाता है। लिख ले भाई। ओके, वीवी संयोजन यानी ओपन डेल्टा संयोजन। अब हमारे पास दो और संयोजन है। कौन सा भाई,
पहला संयोजन तो है हमारे पास टर्सरी संयोजन। कौन सा संयोजन है? टर्सरी संयोजन। इतना छोटा टर्सरी बना है, देख लेना भाई जो दिखे। अब कौन सा 7 नंबर है ना? अब इसको प्रोनाउंसिएशन तो होता है टर्सरी, कई जगह नाम लिखा जाता है टर्सरी संयोजन भी। टर्सरी की स्पेलिंग भी ये है, टर्सरी। लेकिन ध्यान रहे इसका खुद का अच्छा नाम हिंदी में तर्त्यक है। टर्सरी का हिंदी में अच्छा नाम कौन सा है? तर्त्यक। एक परीक्षा वाले ने पूछा ये बताइए तर्त्यक वाइंडिंग का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो सब ने सोचा ट्रांसफार्मर में तर्त्यक वाइंडिंग होती भी किधर है, हमने तो सुनी दो है। तो देखो ये वो कहता है प्राथमिक, ये कौन सी है? द्वितीयक, और ये कौन सी है? तर्त्यक। टर्शरी तो ये इंग्लिश का नाम है, ये भी टर्शरी इंग्लिश का ही है, इसकी प्रोनाउंसिएशन है टर्टियरी नहीं होता, टर्शरी तो होता ही है। तो टर्शरी तो इंग्लिश का नाम है, हिंदी में इसका नाम क्या है? तर्त्यक। तो दो हमारे पास स्टार स्टार के बीच में एक डेल्टा का संयोजन किया गया है। तो पूछा दो स्टार के बीच में एक डेल्टा क्यों जोड़ा? तो कहा कि स्टार स्टार संयोजन में जो न्यूट्रल बिंदु है वो अस्थिर हो जाता है, यानी कि किसी फेज पर लोड ज्यादा हो किसी फेज पर लोड कम हो तो न्यूट्रल बिंदु अपने पॉइंट से क्या हो जाता है? खिसक जाता है। तो वो बिंदु इस अस्थिर न हो इसलिए हम क्या जोड़ा जाता है? एक है इनके बीच में डेल्टा संयोजन। उस डेल्टा संयोजन वाली वाइंडिंग को कौन सी वाइंडिंग कहते हैं? तृतीयक। क्योंकि ये तो स्टार थी प्राथमिक, ये स्टार क्या है? द्वितीयक। जो एक तीसरा पूरा डेल्टा ही जोड़ा है वो क्या कहलाएगा? तृतीयक। इसलिए इसे कहते हैं टर्सरी वाइंडिंग। स्टार स्टार संयोजन में लोड परिवर्तन के कारण न्यूट्रल बिंदु अस्थिर हो जाता है। इस स्टार स्टार संयोजन में लोड परिवर्तन के कारण न्यूट्रल बिंदु अस्थिर हो जाता है। इसे स्थिरता प्रदान करने के लिए इनके बीच क्या जोड़ा गया? डेल्टा संयोजन। इनके बीच डेल्टा संयोजन जोड़ा जाता है। इसमें पूछे वाइंडिंग टोटल कितनी है? 9। स्टार में कितनी है भाई? 6। डेल्टा में कितनी है? 3। डेल्टा ही तृतीयक वाइंडिंग है कि नहीं है? करो नोट।
चाहकर भी कर नहीं सकता है क्योंकि ये फोटो फट जा रहा है, नहीं तो मैं कर देता। बस दो तरफ स्टार बना लो, बीच में डेल्टा बना दो, आभास आपको हो गया, बस आभास है। इसके लिए जैसे मैं इसको बड़ा करूंगा ये फोटो फटने लग जाएगा। हो गया। टर्सरी संयोजन का प्रयोग कहाँ किया जाता है? सबसे पहली लाइन यही लिखी है, स्टार स्टार संयोजन में लोड परिवर्तन का न्यूट्रल बिंदु अस्थिर हो जाता है, इससे स्थिरता प्रदान करने के लिए इनके बीच डेल्टा संयोजन जोड़ा जाता है, और जो डेल्टा है वही क्या है? टर्सरी, तृतीयक। दो तो वाइंडिंग होती है, ये एक तीसरी वाइंडिंग आ गई, इसलिए हम क्या कहते हैं? तृतीयक। क्लियर? ठीक है। हमने 7 संयोजन पढ़े हैं, ये अंतिम 8वां संयोजन है जिसे हम कहते हैं टीटी संयोजन। आवाज नहीं भाई। टीटी संयोजन, या इसका अन्य नाम क्या होता है? स्कॉट संयोजन। टीटी संयोजन या स्कॉट संयोजन। टीटी संयोजन या स्कॉट संयोजन का प्रयोग क्यों करते हैं? 3 फेज को 2 फेज में बदलने के लिए। तो कहते हैं 3 फेज को 2 फेज में बदल क्यों रहे हो? इसलिए बदल रहे हैं क्योंकि 2 फेज है जो उष्मा अधिक उत्पन्न करता है। विद्युत भट्टियों के लिए क्या आवश्यक होता है? 2 फेज। तो 3 फेज को 2 फेज में बदलने के लिए कौन सा संयोजन किया जाता है? टीटी संयोजन। विद्युत भट्टियां इंग्लिश में लिखते हैं इलेक्ट्रिक फर्नेस। क्या हुआ? आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जो आना है। ओहो हो। विद्युत भट्टियां इन इलेक्ट्रिक फर्नेस 2 फेज पर कार्य करती है
3 फेज को 2 फेज में बदलने के लिए कौन सा संयोजन है? टीटी संयोजन। इसमें 2 सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर होते हैं। 2 सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर होते हैं। 2 सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर कौन से होते हैं? जिनमें से एक तो होता है हमारे पास मुख्य ट्रांसफॉर्मर और दूसरा होता है टीजर। हमारे पास 2 प्रकार के ट्रांसफॉर्मर कार्य करते हैं, जो मुख्य ट्रांसफॉर्मर और टीजर ट्रांसफॉर्मर। क्लियर? अब हमारे पास मुख्य ट्रांसफॉर्मर क्या होता है और टीजर ट्रांसफॉर्मर क्या होता है, ध्यान से देख लो। मुख्य ट्रांसफॉर्मर, ये हमारे पास मुख्य ट्रांसफॉर्मर है। इसमें मध्य में टेपिंग की जाती है। कहां की जाती है? मध्य में, 50% पर, है कि नहीं है? इसमें मध्य में टेपिंग की जाती है। ऊपर वाला ट्रांसफॉर्मर दिख रहा है, वो है टीजर। इसमें इसकी वाइंडिंग में चक्रों की संख्या मुख्य ट्रांसफॉर्मर की तुलना में 86.6% होती है। टर्न की संख्या मुख्य ट्रांसफॉर्मर की तुलना में 86.6% होती है। कितनी होती है भाई? 86.6%। ये बना लो। ये हमारे पास 3 फेज के 8 प्रकार के संयोजन पूरे हो गए। संयोजन को वापस पढ़ो तो जैसा नाम है उसी प्रकार काम करेगा। टीटी संयोजन क्या करेगा, वीवी संयोजन क्या करेगा, इंटर स्टार क्या करेगा, और हमारे पास टर्सरी संयोजन क्या करेगा।
चित्र मत बनाओ, याद रख लो तो बना लो फिर। अरे तो दो ट्रांसफॉर्मर बनाना है, बाकी तो सीधे कनेक्शन ही तो करना है। कुंडली के लिए ट्रांसफॉर्मर तो कितने हैं, दो ही है। हो गए भाई। कॉपी बंद करने से क्या होगा, डायग्राम मंत्र से तो आएगा नहीं। कहीं बनाओ जहां मर्जी। लिख लिया, ठीक है। अब हमारे पास इसमें एक छोटा सा है, पावर के आधार पर ट्रांसफॉर्मर का वर्गीकरण।
पहला है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर, और दूसरा है, पहला डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर, दूसरा है पावर ट्रांसफॉर्मर। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर और दूसरा पावर ट्रांसफॉर्मर। जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर होता है उसके बारे में देखो ध्यान से, सिंपल लाइन, कि ये हमारे पास 5 केवीए से 2000 केवीए तक होते हैं, 5 केवीए से 2000 केवीए तक। और ये जो हमारे पास होते हैं ये 2000 केवीए से 15000 केवीए तक, या इससे भी अधिक भी होते हैं। ठीक है। दूसरा आप देखो ट्रांसफॉर्मर के बारे में, इसका सामान्यतः उपयोग कहां करते हैं? वितरण के लिए। इसका उपयोग कहां करते हैं? पारेषण के लिए। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, डिस्ट्रीब्यूशन का देख लिया, पावर का देख लिया। अब एक और सवाल बन सकता है, वितरण ट्रांसफॉर्मर जो होते हैं 50 लोड के 50% के हिसाब से डिजाइन किया जाता है, 50% लोड के हिसाब से डिजाइन। जैसे मान लो कि आपके गांव में एक ट्रांसफॉर्मर लगाना है, तो सबसे पहले अधिकतम मापक सूचक यंत्र लेके ट्रांसफॉर्मर, बड़ा ट्रांसफॉर्मर के साथ लेके आएंगे और आपको कहेंगे आपके घर में जितना लोड है सब चालू कर दो, चक्की चालू कर दो, हीटर चालू कर दो, ऐसे चालू कर दो, सब चालू कर दो। बड़ी बड़ी क्षमता का ट्रांसफॉर्मर लेके आए वो, जितना लोड है सब चालू कर दो। आपने जितना लोड है सारा चालू कर दिया, सबको चालू करवा दिया। फिर उन्होंने मापा, तो मापा तो मान लो उनको मिला कि 100 केवीए या लोड है, तो ट्रांसफॉर्मर लगाएंगे 50 केवीए का। उसने कहा वो तो मैंने सबका एक साथ चालू कराया, सारी दुनिया एक साथ सारा लोड थोड़ी चालू करेगी, ऐसे तो है नहीं। वो चक्की भी उसी समय चलाएगी जिस समय हीटर चलाएगी, और पड़ोसी भी उसी समय चलाएंगे चक्की जब ये चलाएगा। इसलिए वो कह रहे हैं कि जितनी क्षमता अधिकतम चाहिए उतनी क्षमता का डिजाइन क्यों करना, यदि उतनी क्षमता का डिजाइन किया तो बाकी पावर वेस्टेज पड़ी रहेगी। इससे अच्छा है कि अधिकतम जितनी पावर चाहिए होती है उसके 50% लोड के हिसाब से इसको डिजाइन करो। ये अधिकतम लोड के 50% लोड पर डिजाइन। और पारेषण लाइन होती है यह 100% लोड पर डिजाइन। ये इसलिए है कि बाकी पावर भेजी तो दूसरी लाइन को भेज देंगे, ये तीसरी को भेज देंगे, पड़ी तो वैसे भी पावर नहीं रहेगी। तो पावर ट्रांसफार्मर 100% लोड के हिसाब से डिजाइन होता है, जबकि वितरण ट्रांसफार्मर आता है वो 50% लोड के हिसाब से डिजाइन किया जाता है। इसी हिसाब से ट्रांसफार्मर एक और होता है इंडोर तथा एक होता है आउटडोर। जिसको बाहर रख दिया वो आउटडोर है, जिसको कमरे के अंदर रख दिया वो इंडोर है। कमरे के अंदर कहाँ रखोगे? जहां इमरजेंसी काम के लिए आपको जरूरी है, जैसे अस्पतालों में आईसीयू वगैरह होते हैं। आजकल तो जनरेटर वगैरह बहुत सारे लगा दिए हैं। नहीं तो आपको क्या है कि हॉस्पिटल वाले ये चाहेंगे कि हमारा ट्रांसफार्मर खराब होने से हमारी कोई बाधा नहीं हो, यही कारखाने वाले चाहते हैं।
तो जो बड़े कारखाने हैं, हॉस्पिटल है, वो सब क्या है, ट्रांसफार्मर को रूम के अंदर रखते हैं, इसलिए उसे हम क्या कह दिया, इंडोर। बारिश बारिश हो, आंधी तूफान हो, इस ट्रांसफार्मर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। पीछे से लाइन टूट गई वो अलग मामला है, इधर कोई मामला नहीं है। और दूसरा हमारे पास होता है एक सेकेंडरी, सॉरी आउटडोर। आउटडोर तो अपने गांव में बाहर पड़ा है ना, वो सब आउटडोर है। डीपियां जो पड़ी है, डीपी मतलब डबल पोल, दो पोल के बीच में एंगल लगा के रखते हैं नहीं रखते हैं, तो डीपी होगी डबल पोल। एक आउटपुट के आधार पर ट्रांसफॉर्मर होता है, आउटपुट वोल्टेज के आधार पर भी वर्गीकरण है। हेडिंग लिख दो केवल, आउटपुट वोल्टेज के आधार पर, आउटपुट वोल्टेज के आधार पर ट्रांसफॉर्मर का वर्गीकरण। आउटपुट वोल्टेज के आधार पर ट्रांसफॉर्मर का वर्गीकरण कि भाई मुझे आउटपुट वोल्टेज कैसा चाहिए, कम चाहिए ज्यादा चाहिए, उसके आधार पर भी वर्गीकरण करोगे। तो कितना प्रकार का है, दो। इसमें नीचे लिख दो, एक नंबर बिंदु स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, दो नंबर बिंदु स्टेप डाउन। और ये दोनों मैंने पढ़ा दिया आपको, पहले पढ़ा दिया ना भाई। लेकिन स्टेप अप और स्टेप डाउन किसके आधार पर वर्गीकरण है, आउटपुट वोल्टेज के आधार पर। पहला लिख देना उसमें स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, दूसरा स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। तो ट्रांसफॉर्मर का वर्गीकरण तो सभी तरीके से हो गया। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मर के मुख्य भाग। कंजर्वेटर टैंक क्या होता है, मुख्य टैंक क्या होता है, ताप मापी क्या काम करेगी, ऑयल गेज मापी क्या करेगा, बकोज रिले क्या करेगा, और आपका फेवरेट सिलिका जेल क्या करेगी। सिलिका जेल आपकी भी फेवरेट है, परीक्षा वालों की फेवरेट है, 20-25 बार पूछ ली, घूम फिर के पूछ लेता है सिलिका जेल करती क्या है, रंग क्या है। सवाल भी उनके पास यही है। तो ये आपको भाग पढ़ना है। बैठो 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 भाई, कल नहीं परसों तक हम ट्रांसफॉर्मर पूरा पढ़ लेंगे। कल हम कुछ ट्रांसफॉर्मर पढ़ेंगे, फिर बाकी यदि रह जाएगा तो हम परसों ट्रांसफॉर्मर पूरा हो जाएगा। ट्रांसफॉर्मर को आप घर पे जाके 2-2, 3-3 बार रिवाइज कर लेना। यदि आपको ट्रांसफॉर्मर ढंग से आ गए तो मशीनें पढ़नी बहुत आसान हो जाएगी, काफी भाग हल्का हो जाता है। जैसे होता है ना, आप यदि आपको प्रतिशत ठीक आता तो लाभ हानि ठीक ही आएगा, प्रतिशत नहीं आ रहा तो लाभ हानि में दिक्कत ही है, वो बड़ा मामला इधर भी चलता ही है। तो एक कोई सा भी खंड बहुत अच्छा होता है तो पास वाले खंड अच्छे ही होंगे। तो ट्रांसफॉर्मर तो वैसे आसान है। उसके बाद हम पढ़ेंगे सिंगल फेज मोटरों के बारे में, अल्टरनेटर के बारे में, वो भी आसान है, कोई टफ नहीं है, बट ट्रांसफॉर्मर का विशेष ध्यान रखना। उसके बाद सिंगल फेज मशीनें भी, 3 फेज मशीनें भी आसान ही रहेगी। क्लियर है ना। तो आप आराम से पढ़ना। और आप बहुत संघर्षशील आदमी, संडे को भी पढ़ रहे हैं, ये संघर्ष है काफी, ठीक है। आप जितना ज्यादा संघर्ष करेंगे उतनी ज्यादा नॉलेज लेंगे, और जितनी ज्यादा आपके पास नॉलेज रहेगी, जिस भी दिन भर्ती आएगी उस दिन आप बाकियों से लाइन में आगे खड़े रहेंगे। ये सिंपल लॉजिक है। इस समय क्या है कि बाकी के सब कोर्स करने में व्यस्त रहेंगे, आप रिवीजन करने में रहेंगे। बाकी के सोचेंगे कोर्स कब होगा, आप सोचेंगे अगला टेस्ट कब होगा, है कि नहीं भाई। वो फर्क वही फर्क है जो आपको आसानी से शक से दिला देता है, जो 10-15 नंबर का फर्क डालता है सीधा। तो इसलिए थोड़ा पढ़ते रहें, ज्यादा छुट्टियों की कभी आश मत रखें, और हमसे तो मत ही रखें। आपके लास्ट छुट्टी कब आई थी, ऐप अपडेट हुआ था 15 अगस्त, तो ये तो आनी है, तो राष्ट्रीय ही
ऐप अपडेट हुआ था तब आई थी ना? ओके ओके ओके। हाँ, ऐप अपडेट तो जुलाई स्टार्टिंग में हुआ है, 5-7 जुलाई को। आप आई कि नहीं? ठीक है, ओके।